हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका हिंदी में जिनके पास एमए सेकेंड ईयर में हिंदी से करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें एक पेपर है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। तो इसका कोड नंबर है G326 और ये न्यू कोर्स जो चेंज हुआ था अभी लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर जो थे वो सिलेबस चेंज हुआ था, 7 पेपर आपको देने थे और फर्स्ट टाइम जो था इसका पेपर एमसीक्यू सीरीज में हुआ था। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए आप स्क्रीन पर सामने देख रहे होंगे कि न्यू कोर्स दिखाई दे रहा है। ओल्ड के हिसाब से भी हुए थे और न्यू के हिसाब से भी हुए थे। तो जो फ्रेशर्स हैं इस बार, जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में आए हैं, तो मैं उनसे पेपर डिस्कस कर रहा हूं, उनके लिए तो न्यू कोर्स है ये, ठीक है ना। तो ये बुकलेट सीरीज एस जो है ये मेरे को अवेलेबल हुई है और एक कोड नंबर है आपका 326, तो ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। व्यूअर्स, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की एमए सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से। तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप उसकी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। और अगर कोई स्टूडेंट्स इसकी पीडीएफ चाहता है तो केवल 10 रुपये पे करके इसमें डिस्क्रिप्शन के नीचे जो मोबाइल नंबर दे रखा है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से करके आप सिर्फ मैसेज दे सकते हैं मेरे इस मोबाइल नंबर पर, तो आपको जो है ये बुकलेट की पीडीएफ दे दी जाएगी। सारों की लगभग मेरे पास में 7-8 पेपर हैं हिंदी के जिनकी बुकलेट मेरे पास में अवेलेबल है, तो वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। आंसर मैंने टिक लगा दिए हैं जिससे कि एग्जाम टाइम में जब स्टूडेंट्स पीडीएफ फाइल परचेज करें तो उनका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि ये 14 पेज की बुकलेट है तो आपको बार बार 15वां पेज देखना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने आंसर इसमें टिक लगा दिए, तो पीडीएफ फाइल में ऐसे में स्टूडेंट्स को आसानी रहती है। चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या आंसर है, ताकि 20-25 मिनट के वीडियो में हमारा जो है क्वेश्चन पेपर बिल्कुल डिस्कस हो जाए। तो व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना किस विद्वान ने लिखी है? तो वो लिखी है हरदेव वहारी ने। ध्वनि के 4 गुणों में निम्न में कौन सा गुण ध्वनि का गुण नहीं है? शब्द। स्वनिम का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। उद्देश्य व विधेय मुख्यतः किसके अवयव माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं वाक्य के। शब्द शक्तियों की संख्या कितनी बताई गई है? 3। दुष्कर्म में उपसर्ग होगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दुष्, ध्यान से देख लीजिएगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें कि पहले आता है, जो किसी शब्द के पहले आता है। जो शब्दांश शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो उसमें लगा है एरा। मनुष्यता शब्द में कौन सा प्रत्यय बनता है? तो सी ऑप्शन सही है, ताद्वित प्रत्यय। अकलमंद शब्द में कौन सा प्रत्यय दृष्टिगत है? तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है आपका, मंद। आजम शब्द में कौन सा समास होता है? तो सी ऑप्शन जो है वो इसका आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें है आपका आजम शब्द में अव्ययी भाव समास। किस समास में उत्तर पद या जिसे हम अंतिम पद भी कहते हैं कि प्रधानता होती है, तो वो तत्पुरुष की होती है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो 2 स्वरों के आसपास आने से। ध्वनि विज्ञान की विवेचना प्रस्तुत करने वाला वेदांत, तो कौन सा है? तो वो है आपका शिक्षा। अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो वो है आपका मुख, नासिका। महाप्राणीकरण का उदाहरण है,
तो वो है वाष्प भाप। ध्वनियों के उच्चारण में सर्वाधिक उपयोगी है, देखिए वो क्या होती है, जिह्वा यानी कि जीभ, किसके उच्चारण में वायु आवाज गति से बाहर निकलती है, स्वर से। भंडार, भंडागार इक्वल टू भंडार, इसमें ध्वनि परिवर्तन का कौन सा नियम है? तो बी ऑप्शन, स्वर व्यंजन लोप। जिसमें वायु का अधिक प्रयोग होता है वह बाह्य प्रत्यय क्या है? तो वो होता है आपका महाप्राण। ऊपर उठे हुए स्वर को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उदस्थ। चलिए नेक्स्ट है, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर कै वर्ग का ध्वनि वर्ग क्या है? ठीक है, तो वो है आपका स्पर्श। विसर्ग किसके बाद प्रयुक्त होता है? तो मैं के नीचे जो आपका हलंत लगा हुआ है। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों का वर्गीकरण कितने वर्णों में हुआ है? 5 वर्णों में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि जो है एक्चुअली जो है ये एक आपकी ध्वनि लिपि है। प्राचीन नगरी लिपि ब्राही लिपि की किस शैली से विकसित हुई है? तो ये उत्तरी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भाग्य परिवर्तन के मुख्य कारक हैं, तो ये है प्रयत्न लाघव। वर्णमाला युक्त लिपि है, तो वर्णमाला युक्त जो लिपि है वो है आपकी ब्राह्मणी। ठीक है, भाषिक ध्वनि वर्गीकरण किसका आधार है? तो वो स्थान प्रयत्न कारण का है। निम्न में से कौन प्राचीन लिपि वर्णमाला रहित लिपि है? तो वो है सिंधु घाटी लिपि। वर्गीकरण की दृष्टि से भाषा के सबसे न्यूनतम विभाग किसे स्वीकार किया जाता है? 0-2 को। भारोपीय भाषा कौन सी है? लैटिन भाषा। ठीक है, ये व्यूवर्स अगर आप एनटीए नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी के स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप देखिए कि अगर मैं 7-8 बुकलेट अपलोड करूंगा तो आपके पास कम से कम 700-800 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक की भी ये आपके पास कलेक्ट हो गया, तो आप इसकी भी स्टडी कर सकते हैं ना, इस पर्पज से भी, एनटीए नेट और टीजीटी पीजीटी के हिसाब से भी। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा परिवार मूलक वर्गीकरण कितने भाषा परिवार को स्वीकार करते हैं? 18 को। लघुत्तम सार्थक इकाई भाषा की कौन है? तो वो है अर्थ। भाषा वैज्ञानिक का प्राचीनतम नाम बताइए। तो वो है आपका ऑप्शन सी, पाणिनि। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पाणिनि। चलिए नेक्स्ट है, भाषा के मूलतम संगठक कौन से हैं? तो वो है आपका ध्वनि। संप्रेषण और दूसरा शब्द होता है संचार, इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण की प्रक्रिया के संगठक तत्व क्या माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं संचार व संचार माध्यम। काव्य प्रेषणीयता के सर्वप्रथम सरल व्याख्या किसने प्रस्तुत की? तो वो रिचर्ड्स ने की। व्यवस्थित रूप में संप्रेषण या संचार पर सबसे पहले विचार करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये I.A. रिचर्ड्स को जाता है। प्राचीनतम रूप संप्रेषण या संचार का किस भारतीय सिद्धांत में प्राप्त होता है? तो ये है आपका रस सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामाजिक जीवन का आधार क्या है? संप्रेषण है। जब तक संचार या कम्युनिकेशन नहीं हो सकता तब तक कोई आपस में किसी की बातचीत को नहीं समझ सकता।
सूचना और ज्ञान विज्ञान को सरल, सुगम एवं जन सुलभ बनाया जाता है, तो वो संप्रेषण के द्वारा ही बनाया जाता है। संप्रेषण शब्द निम्न में से किस से बना है? ठीक है, तो ऑप्शन सी कम्युनिस्ट, ध्यान रखेंगे। संप्रेषण मूलतः किस भाषा से विकसित है? तो ये लैटिन भाषा से विकसित है। ब्रज भाषा का विकास निम्न में से किस प्रकृति से माना जाता है? तो ये शोर सैनी प्रकृति से माना जाता है। अक्रांत प्रधान बोली निम्न में से कौन सी है? खड़ी बोली। भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? भोटिया। पश्चिमी हिंदी की किस भाषा में व्यापक साहित्य रचा गया? ब्रज भाषा में। पूर्वी हिंदी की प्रतिनिधि भाषा निम्न में से कौन सी है? तो वो है आपकी अवधी। ठीक है। कौन सा भेद अपभ्रंश के निम्न भेदों में से नहीं माना जाता? वो होता है नागरीय। मध्यकालीन भारत आर्य भाषा अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ माना जाता है, तो वो है बिगड़ा हुआ। हेम शब्दानुशासन के रचनाकार कौन थे? तो वो थे हेमचंद्र। हेम से ही आप पता लगा सकते हैं। प्रकृति के प्रथम व्याकरण प्रकृति प्रकाश की रचना किसने की है? तो ये की है पतंजलि ने। भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के परिवर्तक किसे माना जाता है? हेनरी स्वीट को। भाषा की देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? वो किया है सुस्मिल्स ने। ठीक है। ग्रीक लिपि में कितने अक्षर होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्रीक लिपि में जो है आपके 24 अक्षर होते हैं। डिंग डोंग सिद्धांत किससे संबंध है? तो ये भाषा की उत्पत्ति से संबंधित है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक किसे माना गया है? तो ये विलियम जोन्स को माना गया है। चलिए, प्राचीन लिपियों में वर्णमाला रहित लिपि कौन है? चीनी। ठीक है। चलिए, अघोष महाप्राण में से दंत्य स्पर्श ध्वनि कौन है? तो देखिए बी ऑप्शन इसमें सही है, थ। विव्रत किसकी संज्ञा है? तो विव्रत जो है एक्चुअली ये स्वर की संज्ञा है। ठीक है, स्वर की संज्ञा। चलिए, स्पष्ट किन वर्णों को कहा जाता है? स्पर्श को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से निष्पन्न है? तो ऑप्शन डी भाष है ना, और हलंत भी लगा है, तो इस शब्द से। जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उस भाषा को कहते हैं, तो उक्त कथन उसे ही भाषा कहते हैं। तो उक्त कथन किस भाषा वैज्ञानिक का है? तो वो है पतंजलि का। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। निम्न कथन किस भाषा वैज्ञानिक का है? तो यह है भोलानाथ तिवारी का। ठीक है, भोलानाथ तिवारी। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, किस पाश्चात्य विद्वान ने माना है? तो यह माना है हेनरी स्वीट ने। उस मूल ध्वनि को जिसे विखंडित ना किया जा सके तो उसे कहा जाता है वर्ण। मुख्यतः स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यतः स्वरों की संख्या मानी जाती है 11। कालमान के अनुसार स्वर के कितने भेद माने गए हैं? 2। ऐसे
स्वरों का उच्चारण जिसे नाक और मुख से किया जाता है तो इसे हम कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। जिन स्वर्णों का उच्चारण दीर्घ होता है और उनकी ध्वनि नाक से निकलती है तो वो कहलाते हैं, तो कहते हैं सानुस्वार। ठीक है, सानुस्वार। व्यंजनों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी मानी गई है? देखिए, जो स्वर है उसको तो माना गया है हिंदी भाषा में 11, और व्यंजन जो है इसकी संख्या मानी गई है हिंदी भाषा में 33। ठीक है, 33, ध्यान रखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है उन्हें कहते हैं महाप्राण। जिनका उच्चारण तालु से होता है उन्हें कहा जाता है तालव्य। ठीक है, तालव्य। चलिए नेक्स्ट है, अष्टध्यायी के रचयिता कौन से प्राचीन विद्वान हैं? तो वो है पाणिनि। अष्टध्यायी के व्याख्याकार पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो उन्होंने लिखा है महाभाष्य। भाषा की उत्पत्ति में दिव्योत्पत्ति, जिसे डिवाइन थ्योरी इंग्लिश में कहते हैं, उसका सिद्धांत किसने दिया है? तो वो धर्म ग्रंथों ने दिया है। विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली और समझी जाती हैं? 3000 भाषाएं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3000 भाषाएं। विश्व की भाषाओं की आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया प्रोफेसर श्लेगल ने। ठीक है, प्रोफेसर श्लेगल। भरोपीय परिवार की 10 शाखाओं को ध्वनि के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2 वर्गों में। डॉक्टर वियर्सन ने भारत ईरानी आर्य परिवार की भाषा को कितने उपवर्गों में बांटा है? 3 उपवर्गों में। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वो अवेस्ता को माना जाता है। ठीक है, और जो ऋग्वेद है वो आपका सबसे पुराना जो है वेद है, ध्यान रखेंगे। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा किस देश का राष्ट्रीय काव्य है? ये ईरान का है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का विकास आप कितना प्राचीन मानते हैं? ये है आपका 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किस वर्ष से माना जाता है? 1000 ईसा से। भरत मुनि के अनुसार अंतःपुर के नौकरों अश्वपालों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी तो वो थी मागधी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने मध्य देश और मगध के मध्यवर्ती देश की भाषा मानी है तो उन्होंने मानी है आपके अर्ध मागधी भाषा। ठीक है, अर्ध मागधी भाषा। ठीक है, चलिए। अपभ्रंश के भेद पूर्वी और पश्चिमी हिंदी के रूप में किस विद्वान ने किया है? तो वो किया है नामवर सिंह ने। अपभ्रंश में भाषा बहुलता पाई जाती है तो ये होती है आपकी उकार बाहुल्यता। ठीक है, उकार बाहुल्यता। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? ये ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया। ज्योतिश्वर ठाकुर। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये अर्ध मागधी से माना जाता है। ठीक है, अर्ध मागधी। यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव किस भाषा पर सबसे पहले दिखाई दिया? बंगला पर। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कुल कितनी ध्वनियां प्रचलित हैं? 52। देवनागरी लिपि में 12 खड़ी किसने तैयार करी? तो ये सावरकर बंधु ने की। देवनागरी लिपि को दाहिने से बाएं तरफ लिखने का प्रस्ताव
सर्वप्रथम किसने रखा था? डॉक्टर गोरख प्रसाद ने। ठीक है, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन में 24वें अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। हिंदी का प्रथम व्याकरण जो अंग्रेजी पद्धति से लिखा गया था, तो वो क्या था? भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम व्याकरण जो अंग्रेजी पद्धति से लिखा गया था वह था हिंदुस्तानी ग्रामर। किस हिंदी विद्वान को व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है? तो ये कामता प्रसाद गुरु को माना जाता है। तो ये व्यूअर्स पूरे 100 क्वेश्चन थे आपके हिंदी भाषा विज्ञान के। ठीक है ना? तो ये कोड नंबर जी आपका 326 है। तो ये जो भी कोई आंसर टिक लगाए हैं, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के हिसाब से ही मैंने इसके आंसर को टिक किया है। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और धीरे धीरे जो भी कोई पेपर मेरे को अवेलेबल हो रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका इतिहास हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, तो चाहे सोशियोलॉजी हो, तो जो भी कोई पेपर मेरे को अवेलेबल हो रहे हैं, तो धीरे धीरे रोज़ मैं दो तीन बुकलेट जो है वो अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बने रहिएगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।